नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजस्थान की सियासत का बड़ा नाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपह सालार, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचने वाले दिग्गज नेता। जी, आज एनकाउंटर में हमारे साथ हैं राज्य सरकार के मुख्य सचेतक और हवा महल विधानसभा से विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी। महेश जी, सबसे पहला सवाल या सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव की। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्रबल शूटर कहे जाते हैं, फिर जीती हुई बाजी हार कैसे गए? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों का अभिवादन करता हूं। नमस्कार। आपने जो सवाल किया, मैं कहना चाहता हूं कि हम बहुत दिन से कह रहे हैं, देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। पिछले लगभग 1.5-2 साल से राजस्थान में एक नया धंधा चालू हो गया, देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, हॉर्स ट्रेडिंग का। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, जो आदमी जिस पार्टी से चुन के आता है उसको कैसे पार्टी बदलवाई जाए, पार्टी नहीं बदलवाई जाए, उससे इस्तीफा दिलवाने की कोशिश की जाए, इस्तीफा दिलवा जाए, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। सरकारें बदलवाने के लिए, सत्ता पाने के लिए एक हॉर्स ट्रेडिंग का नया ये ट्रेंड चालू हो गया है। एक जिला परिषद के सदस्य कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के आए और बिना किसी भूमिका के, बिना किसी बात के जाके बीजेपी के कैंडिडेट हो गए। तो ये हम नैतिक रूप से बाजी नहीं हारे हैं। नैतिक रूप से तो जनता ने हमें जिताया है, अनैतिक रूप से हमको हरा दिया गया। आप ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। आपने किसी को कैंडिडेट बना लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हार तो उन 24 जिला परिषद के सदस्य जो बीजेपी के टिकट पे जीत के आए उनकी हुई है हार। तो उनमें से एक भी उनकी पार्टी के आदमी, उनके पार्टी को कैंडिडेट नजर नहीं आया। अचानक कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए आदमी को उम्मीदवार बना लिया। तो ये अनैतिक रूप से हम बाजी हारे हैं, नैतिक रूप से हम जीते हुए हैं। जनता ने हमको मैंडेट दिया था और भारतीय जनता पार्टी का अगर लोकतंत्र में विश्वास होता तो वो ये काम नहीं करते। अगर अपने ठीक है, आपने कहा कि ये बिक जाते हैं, अपने क्यों बिक जाते हैं? ठीक है, अगर वो खरीदने की कोशिश करते भी हैं तो अपने तो कम से कम साथ रहें। कमजोरी तो सब जगह होती है ना। लेकिन महेश जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो जिन विधायक पर पराजय को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो विधायक आपके भी करीब हैं, वर्षों से आप उन्हें जानते हैं, NSY के ज़माने से आपके शागिर्द रहे हैं। तो क्या, और आप तो विरोधियों की पूरी अपडेट रखने वाले नेता कहे जाते हैं राजस्थान की राजनीति में। आपने सरकार गिरने से बचाने के उन बड़े नेताओं में भूमिका भी निभाई, तो फिर आपको अपने विरोधियों के मंसूबे अपडेट नहीं हुए, पता नहीं लगे? 4 तारीख को परिणाम आया जी। 5 तारीख को हमने अपने सारे, हमें तो विश्वास था, हमने 4 तारीख को किसी प्रकार से पार्षदों को इकट्ठा नहीं किया, हमारे जो जिला परिषद के सदस्य थे उनको इकट्ठा नहीं किया। 5 तारीख को हमने इकट्ठा सिर्फ इस नाते किया था कि हम इनको वोट, एक तो उनकी राय से कैंडिडेट बना सकें, क्योंकि कैंडिडेट तय करने का जो अधिकार था वो जिला परिषद के सदस्यों के पास था। उनसे राय कर सकें और उन्हें वोट देने का तरीका बता सकें, जिससे कोई वोट कैंसिल नहीं होगा। इन 2 काम के लिए जब हमने इकट्ठा किया तो पता लगा कि हमारे 2 जिला परिषद के सदस्य नहीं आ रहे हैं। अब हम ज़्यादा कुछ करते तो आप ही हम पे आरोप लगाते कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया। अगर सरकारी मशीन का दुरुपयोग, कोशिश तो उस समय की गई होगी, क्योंकि वैसे भी आरोप तो लग ही रहे हैं। नहीं, आरोप तो आप आरोप लगाएं, आरोप तो चांद पे लग जाते हैं, सवाल उसका नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, हम नैतिक रूप से जीते हैं। हमारा लक्ष्य भी पवित्र था और हमारे साधन भी पवित्र थे। खरीद फरोख्त के बहुत बड़े संगीन आरोप हैं जिन पर भी लग रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, और उन संगीन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको तमाम तथ्य आप तक भी पहुँचे हैं? देखिए, इसमें मेरा कहने की भूमिका तो सीमित है। जवाब तो उनको देना जिनके बारे में शक पैदा हो रहा है, जो खुल के आ गए। जवाब तो उनको देना है। जनता देख रही है, जनता किसी को नहीं बख्शती। हो सकता है किसी को 1 बार बख्श दे, किसी को 2 बार बख्श दे, लेकिन अल्टीमेट फैसला लोकतंत्र में जनता करती है। और मुझे विश्वास है जिसने जो कुछ किया है उसको जनता देख रही है और समय पे जनता उसको उचित जवाब देगी, लेकिन चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पार्टी हो। लेकिन हार की साजिश रचने वाले तो आपके अपने हैं, फिर उन्हें दंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो विधायक है इसलिए उन्हें बख्शा जा रहा है, या फिर कोई और सियासी? क्योंकि अशोक चांदना जो कि मंत्री हैं, गोविंद मेघवाल की बात कर रहे हैं, साफ ये कह रहे हैं कि वही लोग हैं जो 1 साल पहले सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। सब क्लियर है? नहीं, अशोक चांदना जी ने भी किसी का नाम नहीं लिया।
मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जयचंद बोला इशारा तो था। उन्होंने एक प्रवृत्ति के लोगों को जयचंद बोला, उन्होंने किसी को नाम से जयचंद नहीं बोला। मेरे को नहीं बोला तो मैं तो सफाई क्यों दूं, और उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता सब देख रही है, पार्टी आत्ममंथन भी करते हैं और विश्लेषण भी करती है पार्टी। सारी परिस्थितियों का विश्लेषण किया जा रहा है। जो हमारे इस चुनाव के प्रभारी रहे उनकी रिपोर्ट पर भी विचार चल रहा है, और जो कुछ फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। सचिन पायलट कैंप से जुड़े वो विधायक माने जाते हैं, तो क्या चांदना की बात है, गोविंद मेघवाल की बात है, क्या उस कैंप के खिलाफ टिप्पणियां हैं? कांग्रेस से जुड़े हुए कोई भी विधायक, कोई भी व्यक्ति पे अगर आरोप प्रमाणित होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। महेश जी, सबसे बड़ी बात जो पूरे बाड़ेबंदी में रही, आपने पूरा टास्क देखा, एसीबी में परिवाद दर्ज कराया भी आपने, तो ट्रबल शूटर और वफादारी के तौर पर सबसे उच्च कोटि के नेता महेश जोशी आप जाने जाते हैं अशोक जी के यहाँ पर। लेकिन विरोधी कहते हैं कि आप वफादारी दिखाने में पीछे नहीं रहते, आप अपनी वफादारी दिखाने में सबसे आगे पहुँच जाते हैं, बाकी नेता जो दिखाना भी चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। देखिए, राजनीति में तो आगे बढ़ के पहल करनी होती है। मुझे जिला परिषद के चुनाव में न तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, न मेरी कोई औपचारिक भूमिका थी। मुझे लगा जयपुर में कोई गतिविधि हो रही है, राजनीतिक गतिविधि है जिसमें पार्टी का स्टैक दाव पे लगा है। मैं तो स्वतः वहाँ पहुँचा। उम्मीदवार के सिलेक्शन में, न तो प्रमुख के उम्मीदवार के सिलेक्शन में, न उप प्रमुख के उम्मीदवार सिलेक्शन में, मैं कहीं उसके अंदर न बैठा, न मेरी कोई नहीं। यहाँ बात उस बाड़ेबंदी की जो फेयरमाउंट से लेकर और जैसलमेर तक रही, आपको बाड़ेबंदी एक्सपर्ट भी कहा गया, अन्य राज्यों के नेताओं की बाड़ेबंदी भी आपने जयपुर में कर दी थी। देखिए, मुझे कोई टास्क दिया गया, वो टास्क पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसमें मेरे वफादारी दिखाने के मौके का सवाल नहीं है। उसमें मेरे को मेरी क्षमता सिद्ध करनी थी कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे को मेरे पार्टी हाईकमान ने, या मैं जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मेरे को आज तक न तो कांग्रेस पार्टी ने, न सोनिया जी, न राहुल जी ने, न अशोक गहलोत जी ने कभी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी। मेरे को सोचना पड़े कि यार ये क्या जिम्मेदारी दे दी। टेलीफोन प्रकरण की अगर हम बात करें, टेलीफोन टैपिंग प्रकरण जो हुआ, सोशल मीडिया में आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सीधी टक्कर लेते हैं। आपके समर्थकों का एक पोस्टर भी बड़ा चर्चाओं में रहा है जिसमें लिखा था कि अन्याय नहीं सहेगा जयपुर। पोस्टर में कांग्रेस का चिन्ह नहीं था। अब सवाल ये कि ये जो पूरा आपने अकेली जिम्मेदारी संभाल रखी थी, सोशल मीडिया पे जिस तरह से टक्कर ले रखी थी, क्या उसमें आपको कांग्रेस का सपोर्ट मिला, साथ मिला, या आप खुद ही हीरो बनने के लिए इस पे अकेले ही कूद पड़े? देखिए, कांग्रेस के बिना तो मैं अपना कोई अस्तित्व नहीं मानता। मेरा जो कुछ अस्तित्व है राजनीतिक के लिए, सामाजिक लिए, वो कांग्रेस की वजह से है। लेकिन कोई लड़ाई ऐसी होती है जो अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये वही लड़ाई है। उसमें उन्होंने मेरे को कहीं भी जो नोटिस भेजा पुलिस ने, उसमें कहीं भी ये नहीं भेजा कि भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के नेता, इसलिए आपको ये नोटिस भेजा जा रहा है। हालांकि उसके पीछे भाव यही था कि चूंकि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं कांग्रेस के उन लोगों में से हूँ जिनको ये जो सरकार पे जो संकट आया, उस वक्त मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाई। चूंकि मैंने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी तो मेरे को टारगेट करने की कोशिश की गई। वो लड़ाई तो मैंने तो लड़ी, कांग्रेस की ताकत मेरे पीछे नहीं होती तो मैं लड़ाई लड़ सकता था क्या? यानी साथ पूरा सपोर्ट पूरा मिला निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान का, कांग्रेस के राजस्थान नेतृत्व का मेरे प्रति पूरा आशीर्वाद है, पूरा स्नेह, पूरा विश्वास है। जहाँ तक होर्डिंग्स की बात है, होर्डिंग्स तो मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे मित्रों ने, कार्यकर्ताओं ने लगाए। उनको उस वक्त ये लगा भाई नहीं, इसको ये लड़ाई जो है इसको इसी रूप में लड़ना, तो उन्होंने निशान नहीं दिया। लेकिन न तो मैंने होर्डिंग लगवाए, एक होर्डिंग मैंने नहीं लगवाया। आपने ये देखा, मैंने भी होर्डिंग देखे। होर्डिंग में मेरा पुराना फोटो था, नया नहीं था। ये समर्थकों का ही, ये समर्थकों का उत्साह था। महेश जोशी जी से बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लगातार हम सवाल उनसे कर रहे हैं और वो भी जवाब दे रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। एनकाउंटर में खास मेहमान डॉक्टर महेश जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नगर निगम हेरिटेज में जो कमेटियों का मसला काफ़ी दिनों से लंबित है, ऐसा कहते हैं कि हवा महल में सीटें कमाई इसलिए ये रुका हुआ पड़ा है। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। राजनीति में सबको तो खुश नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री चाहें तो सबको मंत्री नहीं बना सकते, देश के प्रधानमंत्री चाहें तो अपने सारे सांसदों को मंत्री नहीं बना सकते। हम लोग भी सारे लोगों को कमेटी का चेयरमैन नहीं बना सकते। हमारे साथ में एक जो बात जुड़ी हुई है वो ये है कि हमको निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से हमारा मेयर बनाना पड़ा। उनकी भावनाओं को अधिक से अधिक हम उनको संतुष्ट कर सकें, इसमें थोड़ा समय लगा। लेकिन हेरिटेज निगम में बोर्ड तो आपका बना, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि निर्दलीय बड़ी तादाद में जीत कर आए, आपको सपोर्ट किया, आपने वहां पर अपना बना भी दिया मेयर। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि आपने अपने बेटे के कहने पर जिन लोगों को टिकट बांटी वो उम्मीदवार बड़ी तादाद में हार गए, पार्षद का चुनाव जीत नहीं सके। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? मेरे बेटे के कहने से मैंने एक भी टिकट नहीं दिया। ये आरोप यानी गलत है? नगर निगम चुनावों को लेकर मेरे और मेरे परिवार पे आरोप तो बहुत शुरू से लगा। हाइब्रिड फॉर्मूला टोटली शांति धारीवाल जी का क्रिएशन था। उन पर आरोप लग गया कि वो अपने पुत्र वधू को बनाना चाहते हैं। मेरे पे आरोप लग गया कि मैं मेरे पुत्र वधू को बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पुत्र वधू न तो राजनीति में कल थी न आज है, और जैसे उसकी अभी तक रुचि है, मेरे को भविष्य में भी नहीं लगता कि वो राजनीति में आएगी। आरोप ये भी लगते हैं कि रोहित जोशी को आगे बढ़ाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते, रोहित को वो मुकम्मल राजनीतिक स्थान मिले, इसके पीछे भी आपकी रणनीति रहती है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जिस भी फील्ड में आवे उसमें उसको सफलता मिले। वो राजनीति में आना चाहता है, मेरा आशीर्वाद है राजनीति में सफल हो। लेकिन अगर मेरे दम पे राजनीति में आएगा तो उसकी सफलता की संभावना कम हो जाएगी। अपने दम पे आएगा तो उसके राजनीति में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन कहते हैं कि रघु शर्मा जी के परम मित्र राजेंद्र राठौर को आपने उनसे दूर कर दिया और अब वो आपके करीबी हैं, और आप रघु जी के ना तो पास हैं और ना ही दूर हैं। क्या है ये? मेरे ख्याल से मेरा ज़्यादा गहरा नाता रघु जी से रहा है। शुरू में जब हम पढ़ते थे तब तो मेरा राजेंद्र जी से मेरा गहरा नाता था और रघु जी का भी था। उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि मेरे रघु शर्मा के तो इतने गहरे रिलेशन रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। और रघु महेश की जोड़ी के नाम से आप लोग फेमस भी थे। नहीं, मैं तो बहुत कुछ, हमने अच्छा बुरा बहुत सुना है। जब हम 88 में हम दोनों, मैं सेवा दल का अध्यक्ष था, वो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बहुत कुछ हमारे बारे में निगेटिव कहा जाता था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोगों ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हम ये कहें कि हमको नहीं करना चाहिए। अभी भी दोस्ती कायम है? निश्चित रूप से दोस्ती भाईचारा कायम है, और किसी को किसी से दूर करना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन कहते हैं मेरे कारण से कोई नजदीक आ सके वो मेरी कोशिश है। लेकिन कहते हैं सियासी अदावत है आप दोनों के बीच में? नहीं, कोई अदावत नहीं। दोस्ती जैसे पहले थी वैसे आज भी है? निश्चित रूप से। श्वेता का सवाल है कि वो मंत्रिमंडल में है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप मुख्य सचेतक हैं। राजनीति में अपॉर्चुनिटी होती है, किसको कब क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और किस्मत चलती है। कोई व्यक्ति आज तक अपनी किस्मत से नहीं लड़ पाया। हम कितनी बातें कर ले, हम किस्मत को बदल देंगे, ये कर देंगे, अच्छी बातें हैं, ये सक्रिय रहने के लिए, सिखाने के लिए। महेश जी, बड़ा सवाल है सियासी तौर पर, ये अपने आप में इस सवाल का इतना महत्व है कि क्योंकि आप अशोक गहलोत के बहुत खास हैं, उसके बावजूद सचिन पायलट से आपकी बहुत अच्छी घुटती है, सचिन पायलट से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, जबकि आप तो पूरी तरह पायलट कैंप के खिलाफ जंग के मेन सेनापति थे? देखिए, मुझे किसी का खास साबित करने के लिए, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, किसी की खिलाफत करने की जरूरत नहीं है। मैं अशोक गहलोत जी के प्रति निष्ठा रखता हूँ, शुद्ध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन इस निष्ठा को साबित मैं अपने सकारात्मक कामों से करूं, रचनात्मक कामों से करूं। मेरे को अशोक गहलोत जी ने कभी नहीं सिखाया कि तुम किसी दूसरे का अपमान करो। आपने सचिन पायलट जी का नाम लिया। सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, पोजीशन वाइज मेरे से सीनियर, और मैं मेरे अध्यक्ष का सम्मान नहीं करूंगा, कैसे संभव है? मैं तो गोविंद डोटासरा जी का भी सम्मान करता हूँ। कोई आगे जब कभी
मैं लगातार कांग्रेस में रहूँगा, लेकिन अगर गोविंद डोटासरा जी के 2 साल 3 साल जब इनका कार्यकाल पूरा होगा, कोई नया अध्यक्ष बनता है, वो मेरे से उम्र में छोटा हो बड़ा मेरे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरा अध्यक्ष होगा और मैं उसका अध्यक्ष के नाते पूरा सम्मान। लेकिन मैजिक जयपुर में कुछ कॉमन जगह है जहाँ मिले भी हैं सचिन पायलट से, और तब भी सवाल उठे। आपकी पार्टी की जयपुर के एक नेता के एक परम सिपाही ने बाकायदा बातें फैलाई, आपने उसे डांट भी पिलाई। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा भी इसमें छुपाने वाली क्या बात है, मैं किसी से भी छुप के क्यों मिलूंगा, सचिन पायलट जी हो कोई भी हो। मेरे को अशोक गहलोत जी ने थोड़ी कह रखा कि सचिन पायलट जी से नहीं मिलना, उन्होंने तो मेरे को किसी से मिलने के लिए मना नहीं किया, और मेरे को ही नहीं, शायद अपने किसी भी कार्यकर्ता को जो उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव रखता हो, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि तुम फलाने आदमी से मत मिलना। तो जब मेरे को मेरे नेता ने मना ही नहीं कर रखा, तो मैं सचिन पायलट जी से छुप के क्यों मिलूंगा। जो बात आप कह रहे हैं कार्यकर्ता को, उसको मैंने कहा यार भाई तू ऐसे छुप छुप के क्या बातें कर रहा, मेरे से पूछ लेना, मैं मिला था और मैं भविष्य में भी उनसे मिलता रहूंगा। मेन उनके लीडर के साथ आपकी मित्रता या आपकी उनके साथ नज़दीकी को क्या कहेंगे, मतलब ये सवाल अपने आप में जो सियासी हलकों में तैरता है। देखिए, अशोक गहलोत जी ने एक बात कही थी, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी सटीक बात है। मैं राजनीति में रह के किसी के भी प्रति वैरभाव नहीं रखता, मेरा कमिटमेंट अपनी जगह वो अडिग है। ये सचिन पायलट जी को भी पता है कि मेरी निष्ठा पूर्ण रूप से 100% अशोक गहलोत जी के प्रति है, न मैं उनसे छुपाता न मैं किसी और से छुपाता। और इस कॉस्ट पे मैं किसी से नहीं मिलता कि भाई मेरे को मेरी निष्ठा कम करनी पड़े। मेरी निष्ठा बनाए रखते हो मुझसे कोई मिले, मुझे किसी से मिलना पड़े, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कमजोरी कोई झिझक नहीं है। मैं भविष्य में भी उचित तरीके से मेल मिलाप सभी लोगों के साथ जारी रखूंगा, ये मैं लगातार बनाए रखूंगा, ये अच्छी बात मानता हूँ मैं इसको। ठीक है, इससे इतर अगर हम बात करें, 5.5 लाख वोटों से आप लोकसभा का चुनाव हारे थे, इसके बावजूद आप खुद को जयपुर का नेता कहते हैं। बृजकिशोर शर्मा का टिकट कटवा कर भी आपको टिकट दिया गया। देखिए, एक तो मैंने कभी अपने आप को जयपुर का नेता नहीं कहा। मानते हैं, नहीं मानते हैं? मैं अपने आप को जयपुर का एक विनम्र कार्यकर्ता मानता हूँ कांग्रेस का, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीता हूँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का आदमी कभी भी 9,500 वोट से आज तक नहीं जीता, कभी भी नहीं जीता। मतलब वहाँ डिफरेंस कम ही रहता है, आप ये माने हैं? ब्रजकिशोर जी का आपने नाम लिया, जब ब्रजकिशोर जी जीते थे महज 580 वोट से जीते थे। कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जिस भी विचारधारा के लोग हैं वो अपने विचारधारा के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। तो ये 9,500 से जो जीत है, मैं इसको कम नहीं मानता। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगली बार कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार लड़े, चाहे मैं लड़ूं चाहे कोई और लड़े, उसको जनता के सामने अपनी परफॉर्मेंस या कांग्रेस की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस शो करने के लिए इतना कुछ हो कि वहाँ कांग्रेस और अधिक वोटों से जीत सके, इस बात की मेरी कोशिश होगी। नेता और मंत्री तो जयपुर में और भी हैं, लेकिन राजधानी में ऐसा कहते हैं कि आप यहाँ के सीएम हैं जयपुर के, आपके बगैर पत्ता नहीं हिलता, ब्यूरोक्रेसी आपकी बात मानती है। पत्ते भी हिलते हैं, पेड़ भी गिरते हैं, वो आप चाहते और मेरी इच्छा के बिना भी गिरते हैं। मैंने कभी दावा नहीं किया कि जयपुर का प्रशासन मेरे हिसाब से चलता है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि जयपुर में मैं जो चाहता हूँ वो होता है, और ये है भी नहीं। मुख्यमंत्री जी का मेरे प्रति कोई स्नेह हो सकता है, अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक दखल मैं एक सीमा से ज़्यादा कभी नहीं करता। और हर नेता को सलाह देना चाहता हूँ, इस बात के साथ मेरी बात पूरी करूँगा। हर नेता को सलाह देना चाहता हूँ, जो नेता जितना ज़्यादा प्रशासनिक दखल रखेगा उतनी ही दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ेगा। महेश जी, कितना मलाल रहा आपको जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको मंत्री नहीं बनाया, जबकि प्रताप सिंह खाचरियावास को मंत्री बना दिया गया? मलाल क्या आपको है? और इसके बाद आपने नाराजगी भी व्यक्त की थी, और इसके बाद ही आपको कैबिनेट दर्जे के मुख्य सचेतक पद पर बैठाया गया। दबाव की सियासत की आपने इसे लेकर? मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ कि मैं दबाव की राजनीति करता हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी दबाव की राजनीति नहीं करी। फिर ये जो कहा जा रहे हैं वो सब निराधार? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी, मेरा तो 2008 में टिकट कटा था,
2008 में मैंने किसी को भी ये नहीं कहा भाई मेरा टिकट क्यों कटा। ये तो मंत्री बनने की बात है, वहाँ टिकट कटने की बात थी। जब टिकट कटता है एक बार किसी का तो 10 साल अंधकार में नजर आते हैं। ये 5 साल तो गए, और जो अगले बार में जो नेचुरल क्लेमेंट तो वही होगा जिसको टिकट मिलेगा, हारे चाहे जीते। जयपुर के 5 मंदिरों में आप रोजाना जाते हैं, हर महीने गिरिराज जी के जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कोरोना के वक्त जयपुर के सभी मंदिरों में आपने राशन पहुंचाया, पूजा पाठ की सामग्री पहुंचाई, फिर भी आप पर तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं। आपको मुस्लिमों से विशेष तौर पर जोड़कर देखा जाता है। कई लोग आपके विरोधी हैं, वही कहते हैं मियाँ महेश, तो ये इस तरह की उपाधियाँ आपको दी जाती हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ ये जो कंट्रोवर्सी चलते हैं ना, ये मुझे मजबूती देती है, मेरे सोच को और ज़्यादा मजबूत करती है। मैंने कभी भी किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, धार्मिक आधार पे कभी भी किसी धर्मावलंबी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैंने कभी सपोर्ट या विरोध नहीं किया। कोई थाना इंचार्ज मेरे क्षेत्र का नहीं कह सकता, चाहे पहली बार एमएलए रहा, चाहे एमपी रहा, और चाहे अब 2 साल 8-9 महीने हो गए, मैंने आज तक किसी थाने में ये टेलीफोन नहीं किया कि कोई गलत काम करना, गलत साथ देना। सही काम अगर हिंदू का है तो भी करूँगा, मुस्लिम का है तो भी करूँगा। गलत काम आज तक नहीं किया। मैं हिंदू हूँ, पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ, 5 मंदिरों में जाता हूँ, उसके अलावा घर में भी पूजा करता हूँ। मैं जयपुर के सारे मंदिरों में तो योगेश जी मैंने कोरोना काल में सेवा नहीं करी, लेकिन हवा महल के लगभग सारे मंदिर जहाँ पे पुजारी है वहाँ मैंने निश्चित रूप से सेवा की। कोरोना जब लॉकडाउन था तब भी करी, उसके बाद जब दीपावली आई तब भी करी, और मुझे जब जब भी मौका मिलेगा मैं बिना किसी भेदभाव के मैं धार्मिक स्थलों में सेवा करूँगा, गरीब जनता की सेवा करूँगा। सिर्फ धार्मिक स्थलों के ही नहीं, मैंने तो सूखा राशन आम आदमी में, कच्ची बस्तियों में, गरीबों में, जिनको तकलीफ़ थी, उनमें भी खूब बांटने की कोशिश की है। इसलिए मुझे कोई कुछ कहे, मेरे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपना आत्मावलोकन कर सकता हूँ। मेरी आत्मा साफ है। मैंने कभी राजनीति में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कोई लाभ लेने के लिए कभी कोई गलत काम नहीं किया। इस बात की मुझे खुशी है। कुछ बनना नहीं बनना ये सब तो यहाँ लिखा है। एक अहम सवाल है, राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं सभी विधायक, कुछ तय हो पाया अब तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होगा क्या? इसका एनालिसिस करेंगे ना आप। अभी कितना लंबा इंतजार है? मैं क्या करूँ, आप इसका एनालिसिस करेंगे ना, पिछले कार्यकालों में क्या क्या हुआ, इसका जवाब आप खुद मिल जाएगा। आप खुद कब मंत्री बनेंगे? ऐसा कह रहे हैं कि आपने विभाग भी आपको लेकर सोचा जा चुका है, आपको कब शपथ दिलाना ये तो तय नहीं है समय, लेकिन आपको मंत्री बनाने के बारे में लगभग सहमति बन चुकी है। मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, और योगेश जी मुझे मंत्री बनाए नहीं बनाए मेरे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मंत्री बन के भी तो करेंगे ना सर? नहीं, बना अभी भी भी कर देते रहा हैं। हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो पार्टी मेरे को जो आदेश देगी वो मेरे शिरोधार्य होगा, वो चाहे किसी भी रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, मुख्य सचेतक के रूप में हो, बिना इनके हो, जो कुछ मेरे को पार्टी का आदेश होगा उसकी मैं पालना करूँगा। महेश जोशी जी, लंबी बातचीत उनके साथ हुई और कई अहम सवालों का, तीखे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। फिर मैं और श्वेता आपसे रूबरू होंगे एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल लेते हैं विदा।